प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध क्या होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों पर हम चर्चा करेंगे। और आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, उन सामान्य लक्षणों का भी हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और बीच में दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जालक एंथैल्पी और बॉर्न-हैबर चक्र। इनको भी हम स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में हम सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध, जिसको इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये क्या होता है। कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से जो आबंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। तब देखिए वास्तव में होता क्या है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी उसमें से ऋण आवेश बाहर निकल गया, तो उस पर धन आवेश आ जाता है। ठीक। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इसने ऋण आवेश ले लिया तो इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक। तो अब क्या होता है कि ये धन आवेशित कण, यानी ये धनायन बन जाएगा और ये ऋणायन बन जाएगा। ये धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी यहाँ पर आकर्षण बल आ जाता है। और यही आकर्षण बल जो है वो क्या है, आयनिक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध है। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि इसके लिए मैं NaCl का बनना या NaCl का निर्माण, इसका मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि NaCl कैसे बनता है। कि सबसे पहले देखिए NaCl में एक परमाणु किसका है, सोडियम का है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ठीक। तो ये अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। तो वास्तव में सोडियम में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। ठीक। अब देखिए कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। यानी अब इस केस में ऋण आयन कितने हो गए, 10, और धन आयन कितने हो गए, 11, क्योंकि प्रोटॉनों पे धनावेश होता है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, यानी कुल मिलाकर के एक धन आवेश ज्यादा है, तो यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक। और इसी तरह से दूसरा परमाणु है क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 और 7। तो देखिए शुरू में तो इसमें प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन ये अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 17। अब देखिए इस केस में ऋण आवेश ज्यादा है, ऋण आवेश ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, यानी 2 8 8। अब ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए कि ये धन आवेशित कण और ये ऋण आवेशित कण जब एक दूसरे के पास आते हैं, यानी एक धन आवेश और एक ऋण आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक। तो इस तरह से आयनिक
आबंध को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। एक तो धनायन का बनना, धनायन का बनना, और दूसरा है ऋणायन का बनना, और तीसरा है NaCl का निर्माण। ठीक, आइए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का CaF2। अब देखिए कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी, 2 8 8 2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसके बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह से एक फ्लोरीन के बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होगी, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 7। तो अब देखिए ये क्या करेगा कि एक फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फ्लोराइड आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो है, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो धनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणायन बनाएगा। अब यहाँ पर आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि कितने फ्लोरीन की जरूरत है, 2। और वैसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं हम कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो एक फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि वास्तव में क्या करेगा कि ये जो कैल्शियम है वह इन 2 फ्लोरीन एटम्स को क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। कि कैल्शियम के बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इनके कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 1 7, 6 और 1 7। ये कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि कैल्शियम पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से CaF2 बन जाएगा। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, तो वही 3 स्टेप हो गए, धनायन का निर्माण, ऋणायन का निर्माण, और या धनायन का बनना, ऋणायन का बनना, और कैल्शियम फ्लोराइड का बनना। अब आइए आगे देखते हैं कि रासायनिक आबंध के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे रासायनिक आबंध का निर्माण होता है तो पहले क्या बनता है, धनायन और ऋणायन बनता है, धनायन बनता है और ऋणायन बनता है। ठीक, उसके बाद आयनिक आबंध बनता है। ठीक, तो धनायन और ऋणायन बनना जितना आसान होगा ना, उतना ही आसानी से आयनिक आबंध बनेगा। तो देखिए धनायन और ऋणायन बनने का प्रोसेस हम एक बार देख लेते हैं कि जब भी किसी भी गैसियस एटम में से, गैसियस एटम को हिंदी में बोले तो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो परमाणु है ये धन आयन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये गैसीय अवस्था का परमाणु गैसीय अवस्था के धन आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और ये ऊर्जा जो आप इस काम के लिए दे रहे हो इसको हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ठीक। अगर आप किसी भी सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हो तो वो ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव मानी जाती है।
ठीक, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी में क्या है कि ऊर्जा देनी पड़ती है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी, जितनी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, उतनी आसानी से यहाँ पर धनायन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी, उतना ही आयनिक आबंध जो है वो आसानी से बनेगा। और इसी तरह से जैसे ऋणायन कैसे बनता है उसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई दूसरा परमाणु है गैसीय अवस्था में। जैसे ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, तो क्या होगा कि ये ऋण आयन में बदल जाएगा। ठीक, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा यहाँ से निकलेगी। ठीक, तो इस तरह से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में देखिए, क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो यहाँ पर हम ऊर्जा को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जितना अधिक आकर्षण होगा इस इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के बीच में, उतनी ही अधिक ऊर्जा यहाँ पर रिलीज होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी। तो हम ये कहेंगे कि जितना अधिक आकर्षण होगा उतना ही आसानी से ऋणायन बनेगा। ठीक, और जितना अधिक आकर्षण होगा उतनी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितनी अधिक ऋणात्मक होगी, उतना ही आसानी से क्या बनेगा, आयनिक आबंध बनेगा। अब इसके अलावा देखिए कि जब, एक चीज और समझाता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कि जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायन एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनायन मिल करके, जब धनायन और एनायन मिल करके एक मोल यौगिक बनाते हैं, ठीक है, एक मोल यौगिक बनाते हैं, तब अब देखिए यहाँ पर ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, और यौगिक बनते समय क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब भी आकर्षण होगा ऊर्जा मुक्त होगी, याद रखना आपने। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या है, मुक्त होगी। तो जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ धनायन और एनायन आपस में मिलकर के एक मोल यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, तब जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, उस ऊर्जा को हम कहते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा क्योंकि यहाँ से निकल रही है, मुक्त हो रही है, तो ये भी क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जितनी अधिक नेगेटिव जालक ऊर्जा होगी उतना ही ये यौगिक जो है वो स्थायी होगा। तो अब यहाँ पर आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारकों में हम ये देख सकते हैं कि एक तो आयनन एंथैल्पी है, जो क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये इसका मान अधिक होना चाहिए, अधिक का मतलब अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। इसी तरह से जालक ऊर्जा भी अधिक होनी चाहिए, मीन्स की जालक ऊर्जा भी अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए ऊर्जा जो है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक, कम से कम ऊर्जा है तो ऊर्जा अंदर कम जानी चाहिए, बाहर ज्यादा निकलनी चाहिए, तभी ऊर्जा कम होगी, तभी ज्यादा स्थायित्व होगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जालक ऊर्जा जो है ये अधिक होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, जालक एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गैसीय अवस्था में संघटक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, जालक एंथैल्पी कहते हैं। संघटक आयन का मतलब होता है कि किसी यौगिक को, आयनिक यौगिक को बनाने वाले जो आयन हैं, जैसे NaCl के जो संघटक आयन है वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है, कि जब ये संघटक आयन अपने गैसीय अवस्था में एक मोल क्लोरीन बनाएंगे, तब
जो ऊर्जा मुक्त होगी वो NaCl की जालक एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है। और आगे ये भी है कि जालक एंथैल्पी में क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा अधिक मुक्त होगी उतना स्थायित्व अधिक होगा। ठीक, क्योंकि किसी भी सिस्टम की ऊर्जा जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उसमें उतनी ज्यादा होती है, स्थायित्व उसमें उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख भी दिया है कि आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर, जालक ऊर्जा का मान अधिक का मतलब अधिक ऋणात्मक होने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जालक ऊर्जा जो है इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास धन आयन है और ये हमारे पास एक ऋण आयन है। ठीक, अब इनमें जितना आकर्षण अधिक होगा, ठीक है, उतनी ही जालक एंथैल्पी जो हो अधिक होगी। अब देखिए कि एक हमारे पास धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। ठीक, तो जैसे मैं आपको एक नियम समझाता हूँ फिजिक्स का, उसी के आधार पर हम जालक एंथैल्पी को देखें कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है r। ठीक, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है कूलाम का नियम है, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और वही नियम जो है यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए कि आवेशों के बीच का जो आकर्षण बल है, इन आवेशों पर डिपेंड करेगा कि आवेश जितने अधिक होंगे उतना ही आकर्षण बल अधिक होगा, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को आपने माइंड में रखना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने दूरी 2 गुनी कर दी, r को डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, ये बल 4 गुना कम हो जाएगा। और ये दूरी अगर 3 गुनी कर दी तो 3 का स्क्वायर 9, बल 9 गुना कम हो जाएगा। अगर एक आवेश को आपने डबल कर दिया, यहाँ पर 2 गुना कर दिया, तो बल भी, आकर्षण बल भी डबल हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कैटायन है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ एनायन है। ठीक, समझ गए बात को। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, आर ए प्लस आर सी। ठीक, या फिर आप इसको आर प्लस और आर माइनस भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी होगी। अब देखिए कि ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जालक एंथैल्पी को जो है हम पहले जालक ऊर्जा के नाम से पढ़ते थे, और दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बेसिकली सेम है। बस जालक एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक टर्म है जिसका साइन जालक ऊर्जा से उल्टा होता है। यानी यहाँ पर जो ऊर्जा निकली उसको हम जालक ऊर्जा अगर कहते हैं तो उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन जालक एंथैल्पी में उसका साइन जो नेगेटिव कर देते हैं बस। ठीक है, और एंथैल्पी जो है ये हमारी लेटेस्ट टर्म है और थर्मोडायनामिक्स के अनुसार है, इसलिए हम आजकल बुक्स में जालक एंथैल्पी ही, जो लेटेस्ट बुक्स है हमारे, उसमें दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी करेंगे। तो देखिए कि जो जालक एंथैल्पी है, जालक एंथैल्पी जो है वो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यानी यहाँ पर कैटायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन का जो ये त्रिज्या है उनका जोड़ अगर ज्यादा होगा तो जालक एंथैल्पी कम होगी, और ये जोड़ अगर कम होगा तो जालक एंथैल्पी जो है वो अधिक होगी। ठीक,
क्योंकि किसी भी भिन्न का हर जितना बड़ा होता है वो भिन्न उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे मैं आपको दो यहाँ पर आयनिक यौगिक लेकर के दिखाता हूँ। एक तो NaCl हो गया और एक KCl हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर एनायन तो सेम है। धनायन की बात करें तो सोडियम और फिर पोटासियम आता है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो इसका मतलब इनका साइज जो है छोटा है और इसका साइज जो है वो बड़ा है। ओके, अगर यहाँ पर देखिए कैटायन का साइज बढ़ गया तो इसका मतलब इस यहाँ पर ये साइज बड़ा है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ जो है बड़ा है, इन दोनों का जोड़ छोटा है। तो अगर इन दोनों का जोड़ बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो जालक एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो जालक एंथैल्पी जो है सोडियम का साइज छोटा होने की वजह से सोडियम क्लोराइड की अधिक होगी और इसकी कम होगी। ओके, दूसरा, जैसे यहाँ से स्पष्ट है कि जालक एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? आवेशों पर डिपेंड करेगी कि आवेश जितना अधिक होगा उतनी ही जालक एंथैल्पी अधिक होगी। तो यहाँ पर भी मैं दो आयनिक यौगिक ले लेता हूँ, जैसे एक FeO ले लिया और एक Fe2O3 ले लिया। यहाँ पर Fe पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव। यहाँ पर Fe पर 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर जो है वो 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए इसके 3 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इसके इस तरह से आपने 10th क्लास में आयनिक कंपाउंड लिखे होंगे Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आवेश अधिक है, ठीक, और यहाँ पर आवेश कम है। तो इसका मतलब जहाँ पर आवेश अधिक है उसकी जालक ऊर्जा जो है वो क्या होगी? अधिक होगी। ओके, आइए अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बोर्न-हैबर चक्र। बोर्न-हैबर चक्र जो है सन 1919 में बोर्न-हैबर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। वास्तव में क्या है? इन्होंने आयनिक आबंध के निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन किया था और इनके अनुसार आयनिक आबंध जो है 3 स्टेप्स में बनता है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो स्टेप है वो ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो अभिकारक हैं, वो वाष्पीकृत होकर के गैसीय अवस्था में आते हैं। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के निर्माण की बात करें तो यहाँ पर ये सोडियम सॉलिड अवस्था में है और क्लोरीन जो है गैस अवस्था में है। तो पहले तो सोडियम जो है वो किस में आएगा? गैसीय अवस्था में आएगा। क्लोरीन में 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो ये दोनों जो है डिसोसिएट हो जाएंगे, आपस में वियोजन हो जाएगा इनका। उसके बाद क्या होगा कि गैसीय अवस्था में परमाणु आने के बाद ये आयन में चेंज होते हैं। जैसे सोडियम जो है वो कुछ ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और कुछ ऊर्जा मुक्त कर देगा। तो इस तरह से सोडियम जो है वो धन आयन में और क्लोरीन जो है ऋण आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये धन आयन और ऋण आयन बनने के बाद जो है ये गैसीय आयन और जो गैसीय आयन है यानी धन आयन और कैटायन है, ये आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे और क्या बनाएंगे? आयनिक जालक बनाएंगे। आयनिक जालक बनाते समय क्या होगी? कुछ ऊर्जा मुक्त होगी और उसको हम जालक ऊर्जा, और अगर उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो उसको जालक एंथैल्पी कहेंगे। ठीक, तो बोर्न-हैबर के अनुसार जो इस तरह से NaCl बनता है। ठीक, और अगर हम सीधा इसको एक स्टेप में देखें तो सोडियम प्लस क्लोरीन, ये सोडियम क्लोराइड, और इस समय जो एंथैल्पी चेंज होती है जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किसके बराबर होगी? यहाँ से देखिए कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का अर्थ है कि ठोस से गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
और इसको हिंदी में कहते हैं उद्रवपातन। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये वास्तव में किस किस का योग है, उद्रवपातन की ऊर्जा प्लस क्लोरीन को यहाँ पर डिसोसिएट करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ी वो, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन एंथैल्पी, माइनस क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। ये प्लस माइनस साइन कैसे दे रहे हैं कि जो ऊर्जा हम इस सिस्टम को दे रहे हैं वो पॉजिटिव है और जो निकल रही है वो नेगेटिव, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा निकलती है जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है, तो जब आकर्षण होगा तो ऊर्जा निकलेगी। ठीक, अब फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब जालक बनाएंगे तो आकर्षण होगा, तो जालक एंथैल्पी जो रिलीज होगी यानी U इसमें से माइनस हो जाएगी। तो कह सकते हैं हम ये कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किसके बराबर हो गई, उद्रवपातन एंथैल्पी प्लस वियोजन एंथैल्पी प्लस आयनन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी माइनस जालक ऊर्जा के बराबर होगी। और ये पूरा जो है चक्कर क्या है, बोर्न-हैबर चक्र है। तो देखिए कि बोर्न-हैबर चक्र में के जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सीधा नहीं पूछते तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं, और न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं आपके पास, तो इनमें से कोई भी 5 चीज़ आपको दे देगा, छठी आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर Na प्लस हाफ Cl2 आया तो यहाँ पर ये हाफ लेना है। अगर किसी में आगे 2 आता तो यहाँ पर आपने 2 लेना है इसमें। तो देखिए कि बोर्न-हैबर साइकिल को हम और अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे Mg प्लस Br2 गिव्स Mg Br2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन है ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बोर्न-हैबर साइकिल के अनुसार पहले तो ये गैसियस एटम में चेंज होगा। ठीक, गैसियस एटम में चेंज होगा तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको डेल्टा H सब्लिमेशन हम कह देते हैं। ठीक, और फिर ये जो गैसियस एटम है ये किस में चेंज होगा, कैटायन में चेंज होगा, तो इसको हम क्या देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। ठीक, और वो इसमें प्लस होगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैसियस स्टेट में ही रहेगा। ठीक, और दूसरा यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है तो पहले वेपोराइज होगा, वेपोराइज होकर के Br2 गैस में कन्वर्ट होगा ये। ठीक, ध्यान रखें कि अभी ये गैसियस एटम नहीं बना है, गैसीय अवस्था में परमाणु नहीं बना है, अभी तक अणु है। ठीक, और जब एक अणु लिक्विड से गैस में आता है तब जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको हम डेल्टा HV यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक, और यहाँ पर इसको हाफ नहीं करना, पहले हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में इसको हाफ किया था ना, इसको नहीं बल्कि आगे ये वाली चीज थी इसको हाफ किया था। अब ये गैसियस अणु जो है ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा, वियोजन होगा इसका और 2 ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो है, ठीक, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इसको हम कह देते हैं। ठीक, DISS। ठीक, तो जैसे क्लोरीन वाले केस में इसको मैंने हाफ कर दिया था क्योंकि उसमें एक ही क्लोरीन का परमाणु यूज होता था, लेकिन यहाँ पर सारे यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको आधा करने की जरूरत नहीं है। अब ये ब्रोमीन जो है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक, एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऊर्जा छोड़ेंगे,
ऊर्जा छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहाँ पे माइनस होगी और उसको हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ब्रोमीन है ये, ओके। और फिर ये जो है दोनों ब्रोमीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन गैसेस एनायन में चेंज हो जाएंगे। एनायन में चेंज होने के बाद ये क्या करते हैं, हम GBr2 बना लेंगे। तो अब इस केस में जो डेल्टा HF है वो किसके बराबर होगी, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस वेपराइजेशन में भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी लिक्विड से गैस बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगी डेल्टा HB। डिसोसिएशन में भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा H डिसोसिएशन -2 into इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक, ये सब। और प्लस में अब देखिए कि जब ये जालक बनाएंगे तो कुछ ऊर्जा फिर रिलीज होगी माइनस जालक ऊर्जा, ठीक। तो अब देखिए कि अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो बाकी तो आपको डायरेक्ट दी होगी चीजें, बस इसमें पुट ही करनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जालक ऊर्जा आपसे पूछ ली जाती है, बाकी सारा दे रखा है, तो जालक ऊर्जा को इस साइड ले, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इधर ले जाए, ठीक है, यानी या फिर ये एज इट इज पुट कर दें, यू को यू रखें, यू की वैल्यू निकाल लेना बाद में बस, ठीक है। अब आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण देखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, और अगर द्रव या इसकी जलीय अवस्था है, द्रव या जलीय अवस्था है, तो द्रव के बजाय मैं ये कहूँ कि गलित अवस्था है, गलित या जलीय अवस्था है, तो ये सुचालक होंगे। उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ठोस अवस्था में होगा तो विद्युत का कुचालक होगा, ठीक। लेकिन जैसे आप इसको गर्म कर देते हो और ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यानी गलित अवस्था में आ जाता है, तब ये विद्युत का सुचालक बन जाएगा। इसी तरह से जलीय अवस्था है, इसको पानी में घोल देंगे तो अब ये विद्युत का सुचालक बन जाएगा, क्योंकि गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में जो है वो आयन्स फ्री हो जाते हैं कुछ, और जब कुछ आयन फ्री हो जाएंगे तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो ये पहला करैक्टर था। इसका दूसरा करैक्टर की अगर हम बात करें तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है ना वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि NaCl एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक किस्म से आयन कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है, और दूसरा NaCl जब इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है, शिथिल विद्युत आकर्षण बल जिसको हम बोलते हैं काफी मजबूत होता है, ठीक है। तो जब भी इसको गलना होता है या क्वथनांक इसके वेपर बनने होते हैं, तब इस आकर्षण को तो तोड़ना पड़ेगा, तभी ये दोनों अलग अलग होंगे ना। तो इस आकर्षण को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका जो गलनांक है, ठीक, यानी ठोस को इसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जिस टेम्परेचर तक इसको हीट करना पड़ेगा वो गलनांक है। और क्वथनांक, इसको मैं थोड़ा सा रफली से समझा रहा हूँ, क्वथनांक जो है इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये दोनों ही काफी हाई होंगे, क्योंकि ज्यादा इसको टेम्परेचर तक आपको हीट करना पड़ेगा इस बॉन्ड को, इसको आकर्षण को तोड़ने के लिए। अब तीसरा जो है ये दिशात्मक नेचर के नहीं होते, ठीक है, दिशात्मक स्वभाव के नहीं होते। दिशात्मक स्वभाव का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि एक क्लोरीन आयन है और एक सोडियम आयन है, ठीक, तो अगर ये इतनी दूरी पे है तो इतनी दूरी पे किसी भी दिशा में हो, ठीक है,
तो किसी भी दिशा में हो ये सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, उतना ही अट्रैक्ट करेगा ये, चाहिए यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं भी रखो आप किसी भी दिशा में, तो क्लोरीन ये नहीं कहेगा अभी सोडियम जब इस साइड में आएगा तभी मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा और सोडियम क्लोराइड बनाऊंगा। तो इसमें कोई दिशा का फंडा नहीं है, तो ये दिशात्मक स्वभाव के नहीं होते हैं। और इनकी जो अभिक्रियाएं जो होती है ना वो काफ़ी तीव्र होती हैं। ठीक, क्योंकि इसमें आयंस टेक पार्ट करते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। अब देखिए कि आयनिक यौगिकों की विलेयता को अगर हम डिस्कस करें तो केमिस्ट्री का एक रूल है कि लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर का मतलब है कि जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जैसे हमने देखा भी कि एक तरफ धनायन है एक तरफ ऋणायन है, तो इस तरह का जो यहाँ पर जो यौगिक होता है जिसमें इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुव होते हैं, उसको हम कहते हैं पोलर या ध्रुवीय यौगिक। ठीक, और जिसमें ऐसे ध्रुव नहीं होते वो नॉन पोलर होता है। तो जो ध्रुव वाले यौगिक होते हैं ना, जो पोलर यौगिक होते हैं वो पोलर में ही घुलेंगे, और नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही घुलेंगे। ठीक, इसलिए हम कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में ही घुलेंगे। तो ये विलेयता, विलेयता का मतलब था आपस में घुलना, मिक्स होना। तो अगर हम पानी की बात करें ना, पानी वैसे तो आयनिक यौगिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ये ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो इसका जो शेड पेयर है ना ये ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है, तो ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है हल्का सा, और हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर पानी भी जो है वो क्या है, पोलर है। ठीक, तो जो आयनिक यौगिक हैं वो पानी में आसानी से घुल जाएंगे। ठीक, और इसके अलावा जो अमोनिया है, NH3 है, ये भी पोलर कंपाउंड है, तो इसमें भी आसानी से घुल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आयनिक यौगिक जो है वो पोलर विलायक, यानी जो अमोनिया है, पानी है, उनमें आसानी से घुल जाएंगे। जबकि जो नॉन पोलर विलायक है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनमें नहीं घुलेंगे ये। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कि जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने पानी ले रखा है, जल ले रखा है, ठीक है, और इसमें हम सोडियम क्लोराइड घोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है, जल है, यानी जल या पानी जो है यहाँ पर विलायक है ये। ठीक, और जो चीज़ घुलती है वो विलेय है। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डालते हैं या कोई भी आयनिक यौगिक को हम पानी में डालते हैं तो इसके आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन अलग होगा, नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या होता है कि जो पानी के कण जो है ना, इन आयन्स को चारों तरफ से घेर लेंगे। कैसे घेरेंगे कि ये जो पानी का जो कण है वो कुछ इस तरह से घेरेगा इसको कि ऑक्सीजन पर तो आपको पता थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन पार्ट है वो इस साइड, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। इसी तरह से चारों तरफ से ये पानी का मैं कण ऐसे बना रहा हूँ, ये जो ऊपर है ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से इसको चारों तरफ से घेर लेगा इसको। ठीक है, यानी हाइड्रोजन इसकी तरफ आ जाएंगे। इसी तरह से जो सोडियम है, सोडियम को भी पानी घेरेगा, लेकिन अब जो है थोड़ा सा उल्टा बनेगा इसमें
कि ऑक्सीजन जो हो सोडियम की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव है। इसी तरह से जो इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा ये, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पानी का जो नेगेटिव सिरा है, यानी ऑक्सीजन जो है वो सोडियम की तरफ खींचेगी और इस तरह से इसको घेर लेगा, और पानी का जो पॉजिटिव सिरा है वो ऐसे क्लोरीन की तरफ होकर के इसको घेर लेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी तो आकर्षण हो रहा है ना, और देखिए ये जो प्रोसेस है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को विलायक के जो अणु है वो घेर लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सोल्वेशन, ठीक। क्या कहते हैं? सोल्वेशन। सोल्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं विलायकन, विलायकन, ठीक। लेकिन अगर विलायक हमने पानी ही ले रखा है, जल ही ले रखा है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रा मीन्स वाटर होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को हिंदी में अगर हम कहें तो जल योजन, जल योजन, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हम किसी आयनिक यौगिक को किसी विलायक में घोलते हैं तो आयनिक यौगिक के जो क्या कहते हैं उसको, आयन जो होते हैं उनको विलायक के अणु चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? विलायकन कहते हैं। और अगर विलायक हमने पानी ले रखा है, जल ले रखा है, तो इसको हम जल योजन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश आपस में आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो धनायन के लिए हो चाहे ऋणायन के लिए, दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। आकर्षण होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा हम कह देते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी अधिक हाइड्रेशन एनर्जी होगी, यानी विलायकन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, यानी जितनी ऊर्जा निकलेगी, उतना ही जो है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक उस विलायक के अंदर सोल्यूबल होगा, उतना ही ज्यादा ये घुलनशील होगा इसमें। अब आगे देखते हैं कि आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक तो होता है पराविद्युतांक, विलायक का पराविद्युतांक। पराविद्युतांक क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं, तो जल क्या करता है कि इनके बीच का जो आबंध होता है ना, उसको लगभग 80 गुना कम कर देता है, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, ठीक। तो ये जितने गुना इस बल को कम करता है, वो फैक्टर जो हो क्या कहलाता है? पराविद्युतांक कहलाता है। तो जल का पराविद्युतांक जो है वो 80 है, तो यहाँ पर ये इसको 80 गुना कम कर देता है। तो वास्तव में ये वैल्यू 80.4 होता है, इसलिए कुछ एक बुक्स में इसको 81 भी लिखा होगा, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसको 80 लिखा है, ठीक है। इसके अलावा जो है दो फैक्टर हैं, एक तो जालक ऊर्जा और दूसरा है विलायक ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा। ये दोनों ही विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना ही यहाँ पर धनायन और ऋण आयन को अलग अलग करना मुश्किल होगा, ठीक। तो अगर ये दूर दूर ही नहीं होंगे, दूर दूर करना ही मुश्किल होगा, तो फिर विलेयता कहाँ से होगी, ठीक है। तो जालक ऊर्जा अधिक, विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
और विलायकन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही विलेयता भी अधिक होगी। तो पहले जालक ऊर्जा वाला एक देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जालक ऊर्जा जो है वो 1 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, यानी इन दोनों के प्लस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ये मैंने 4 आयनिक यौगिक ले लिए यहाँ पर। तो अब ये देखते हैं कि किसकी विलेयता अधिक होगी। तो पहले जालक ऊर्जा कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिथियम कैटायन तो सेम है, एनायन देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे की तरफ साइज जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अगर साइज बढ़ता है तो इसका मतलब ये सबसे यहाँ पर लिथियम और फ्लोरीन, ये लिथियम और क्लोरीन, लिथियम और ब्रोमीन, लिथियम और आयोडीन। ठीक, तो देखो यहाँ पर कैटायन प्लस एनायन का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जालक ऊर्जा कम हो रही है। तो इसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक है क्योंकि सबसे कम है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर भिन्न का हर छोटा हुआ तो भिन्न बड़ी होगी, यानी जालक ऊर्जा अधिक। जालक ऊर्जा अधिक तो विलेयता कम, तो इसकी विलेयता सबसे कम। इसी तरह से आगे जो है विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं हम विलायकन ऊर्जा की। विलायकन ऊर्जा जो है यहाँ पर देखिए हल्का सा चेंज है, 1/RC प्लस 1/RA। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई इस टाइप का आयनिक यौगिक ले लिया BeSO4, ठीक, बेरिलियम सल्फेट। तो ये बेरिलियम हो गया और ये सल्फेट, सल्फेट बहुत बड़ा आयन है क्योंकि एक तो सल्फर एटम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, फिर 4 ऑक्सीजन आ गए तो SO4 आयन तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो अगर हम जालक ऊर्जा कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कैटायन इतना छोटा है कि इसके रेडियस को आप एक बार तो नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, और ये जालक ऊर्जा लगभग जो है यहाँ पर एनायन के रेडियस पे डिपेंड करेगी। लेकिन विलायकन ऊर्जा अगर हम करें ना तो यहाँ पर जैसे एक बार मान लेते हैं कि इसका मान 1 मान लिया और इसका मान 100 मान लिया, जैसे रफली ये 100 है और ये 1 है। तो विलायकन ऊर्जा अगर आप कंपेयर करें तो 1/1 प्लस 1/100। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर आप कैटायन का जो रेडियस है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 प्लस 1/100 यानी 1 का 100वां हिस्सा, इसको बेशक आप नेग्लेक्ट कर दो। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पर फिर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि जैसे BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और लास्ट में BeSO4। ठीक है, यहाँ पर मैंने एनायन जो बड़े साइज का एनायन है वो सेम रख लिया। ठीक, बड़े साइज का एनायन अगर हमने सेम रख लिया और ये एनायन जो काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू कैटायन, ठीक, तो उस केस में जालक ऊर्जा जो है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैटायन बढ़ने से। लेकिन जो विलायकन ऊर्जा है वो जो है यहाँ पर, क्योंकि बेरिलियम बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो 1/, बहुत छोटा, ठीक है, 1/, बहुत छोटा फैक्टर जो है वो काफ़ी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, तो विलायकन ऊर्जा जो है इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया था कि विलायकन ऊर्जा अधिक तो विलेयता भी अधिक, तो इसकी विलेयता सबसे अधिक होगी, इसकी कम कम
और सबसे कम होगी। अब देखिए कि यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, लिथियम का साइज भी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए साइज बढ़ता गया इसमें, किसका, एनायन का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि साइज में डिफरेंस कम था कैटायन और एनायन की। यहाँ कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस जो थोड़ा सा बढ़ गया और यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसकी विलेयता देखिए काफी अधिक है। और ये स्टोरी यहाँ पर रिपीट होती है कि यहाँ पर बेरिलियम का साइज छोटा और सल्फेट आयन का काफी बड़ा साइज है। ठीक, फिर मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, सल्फेट का वही रहा। इसी तरह से जो बेरियम का साइज है वो बड़ा है और सल्फेट आयन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस कम है क्योंकि ये भी बड़ा आयन है और ये भी बड़ा आयन है। ठीक, तो जहां पर आयन के साइज का डिफरेंस कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो कम घुलनशील होगा। देखो यहाँ पर डिफरेंस कम था, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम घुलनशील है। और जहां पर अंतर ज्यादा होगा वो ज्यादा घुलनशील होगा। ये बात आपने मोटे तौर पे याद रखनी है। ठीक है, और जैसे हमने अभी आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़े थे और इस लेक्चर के लास्ट में अभी हम सहसहज यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़ लेते हैं। अब सामान्यतः ये क्या होते हैं, गैस या द्रव होते हैं। ठीक, और इसके अणुओं के बीच में जो है एक बहुत ही दुर्बल बल होता है जिसको वन डर वाल बल कहते हैं। ठीक, और कुछ उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जो अणु जो है वो ठोस भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर गैस या द्रव्य होते हैं। और सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति होती है वो दिशात्मक होती है, डायरेक्शनल प्रकृति होती है। ठीक, और ये समावयता भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी दिशात्मक प्रकृति और समावयता के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और क्योंकि इनके बीच में दुर्बल वन डर वाल बल होता है तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी जो है क्या होगा, काफी कम होंगे और ये वाष्पशील होते हैं। और ये जो कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन जल में जो है अघुलनशील है। ठीक, वही लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और अभी कहता है कि सहसंयोजी यौगिक जैव विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था या गलित अवस्था में कोई आयन मुक्त या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि अगर इसको जलीय अवस्था में ले आए या गलित अवस्था में ले आए तो भी इसमें से कोई भी आयन या इलेक्ट्रॉन जो मुक्त नहीं होगा। और लास्ट में है कि सहसंयोजी यौगिकों के बीच जो विक्रियाएं होती है वो धीमी होती है। ठीक, और क्योंकि आणविक क्रियाएं होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।